नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीजीआईसी जो 2017 का प्रश्न पेपर था उसी को हम लोग आज हम लोग देखेंगे। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे यूपी पीजीटी हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या यूपीजीआईसी का पेपर हो, यूपीजीडीसी का हो, या राजस्थान का हो, कहीं का भी हो। वहाँ पर बिहार में भी देखिए बहुत रिपीटेड यूपी से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अभी झारखंड का पेपर पहली बार होगा, उसमें भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नए प्रश्न कहाँ से बनाएंगे, यहीं से प्रश्न आएंगे। तो हम लोग यहीं से देखेंगे। और हम लोग 2021 का पेपर देख चुके हैं और 40-40 प्रश्न करके हम कोशिश करते हैं कि दो वीडियो में यह ख़त्म हो जाए, 2 वीडियो में एक पेपर ख़त्म हो जाए। आज का पहला प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है अगस्त काम्ट, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अगस्त काम्ट ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में प्रगति का विज्ञान है। एवं इसी के साथ इन्होंने कहा था समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं को स्थापित करने वाला भी एक विज्ञान है। एवं इन्होंने कहा था, समाजशास्त्र को सबसे पहले इन्होंने ही व्यक्त किया था, इसलिए समाजशास्त्र का पिता अगस्त काम्ट को कहा जाता है। 1838 में समाजशास्त्र शब्द इन्होंने दिया था एवं इन्होंने पुस्तक लिखी थी द पॉजिटिव फिलॉसफी। इसी पुस्तक में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए एक से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन बी है खोज, ऑप्शन सी है सामान्य लक्ष्य एवं लक्ष्यों, ऑप्शन डी है अंतःक्रिया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, खोज सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक होने चाहिए सामाजिक समूह के निर्माण में, सामान्य लक्ष्य होने चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए एवं उनमें कुछ करने की सामान्य इच्छा भी होनी चाहिए, उसी को सामान्य लक्ष्य कहते हैं। इसलिए जो खोज है वह सामाजिक शोध से संबंधित है। जैसे कि जो मान लीजिए सामाजिक समूह के निर्माण में जो सबसे ज़रूरत है वह है अंतःक्रिया के द्वारा अंतःसंबंध स्थापित करना, हम की भावना होना, स्त्रीकरण, समूह में व्यक्तियों से बने होने के कारण मूर्त समूह होता है, एक निश्चित ढांचा होता है, सामान्य एवं सीमित संख्या सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन बी है एलेक्स इंकल्स, ऑप्शन डी है एन.जे. स्पेंसर, ऑप्शन डी है टी.बी. बोटमोर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एलेक्स इंकल्स ने ही सबसे पहले समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा था और इसी पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दिया था। इन्होंने समाजशास्त्र को सबसे पहले 3 पथों की बात कही थी, समाजशास्त्र के विकास के 3 पथों की बात कही थी। इन्होंने विषय वस्तु के रूप में 3 उन्हीं पथों को रखा था, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक एवं एक और था, अभी आगे बताया जाएगा क्योंकि आगे इनसे संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है हेनरी मैन, ऑप्शन सी है टॉनिच, ऑप्शन डी है दुर्खेम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दुर्खेम एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण करने वाले पहले विचारक हैं। इन्होंने समाज का वर्गीकरण एकता के आधार पर किया था, जिसमें इन्होंने दो प्रकार के एकता की बात कही थी, यांत्रिक एकात्मकता एवं सावयवी एकात्मकता। पहले क्या होता है कि यांत्रिक एकता से धीरे धीरे सावयवी एकता की तरफ समाज में परिवर्तन आता है। इसी में इन्होंने जो दुर्खिम ने
जो रिसर्च किया था, जिनका जिनका उनका शोध जो कार्य था वह था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दूसरी पुस्तक थी इनकी मैथडोलॉजी पे, एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, यह पुस्तक लिखी थी 1895 में। और तीसरी इनकी पुस्तक थी द सुसाइड 1997 में। 1897 में यह तीनों 2 साल के अंतराल पर इनकी पुस्तकें लिखी गई थी। पुस्तकों से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं एवं उससे भी आप लोगों को बुकों का आइडिया और क्रिमिनोलॉजी लगाने के लिए आ जाएगा, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है आर्लिंगटन, ऑप्शन बी है एसएफ नेडल, ऑप्शन सी है गाफमैन, ऑप्शन डी है मर्टन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गाफमैन भारतीय की भूमिकाओं का, यह गलत है क्योंकि गाफमैन नहीं था, हाफमैन था। भूमिका दूरी की अवधारणा जो था वह गाफमैन ने दिया था, भूमिका दूरी की अवधारणा गाफमैन ने दिया था। यहाँ हाफमैन होगा। तो इस प्रश्न में कई जगह का कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी देखिए जीआईसी के पेपर में इसे सी माना हुआ है, लेकिन पीजीटी में इसे हाफमैन माना है और कई जगह नेडल को भी इन्होंने मान लिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाफमैन अगर आए तो हाफमैन लगाइए, हाफमैन ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से द्वितीय समूह कौन नहीं है? ऑप्शन ए है पड़ोस, ऑप्शन बी है पिकनिक समूह, ऑप्शन सी है मनोरंजन समूह, ऑप्शन डी है तीर्थयात्री समूह। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पड़ोस। जो पड़ोस है वह द्वितीय समूह न होकर प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह की अवधारणा 1909 में सबसे पहले कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया था एवं उन्हीं के साथ द्वितीयक समूह को भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन द्वितीयक समूह अगर हम कहें तो औपचारिक रूप से बेरिस्टीड ने दिया था, बेरिस्टीड ने दिया था। डेविस एवं होमस ने प्राथमिक समूह के विरोध में उन्होंने किया था, द्वितीयक समूह शब्द का प्रयोग। लेकिन जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह में हमेशा अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, या हम कहीं घूम रहे हैं, कुछ लोगों के साथ कोई समिति बनी हुई है, तो वह द्वितीयक समूह होता है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन ए एक पिता, ऑप्शन बी एक पुजारी, ऑप्शन सी एक लोहार, ऑप्शन डी है एक ज्योतिषी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक पिता जो है वह अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है। अर्जित परिस्थिति जो एक लोहार है, यह अर्जित परिस्थिति को दर्शाता है, एक पुजारी और एक ज्योतिषी। क्योंकि जो अर्जित परिस्थिति आया कहाँ से? इसे लिंटन ने दिया था। अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति, 2 प्रकार की परिस्थितियों की बात कही थी, यह लिंटन ने बात कही थी। लिंटन ने कहा था कि प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के आधार में लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं एवं जीवित प्रजाति इत्यादि हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां एवं सांस्कृतिक विशेषता इत्यादि। तो लिंटन जो थे, इन्होंने सबसे पहले परिस्थिति को 2 भागों में बांटा, अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति। अगर परिस्थिति की हम बात करें तो परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह थे मैक्स वेबर सर्वप्रथम परिस्थिति समूह का प्रयोग करते हैं, एवं जो एसएफ नेडल हैं उन्होंने भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जो लिंटन ने सर्वप्रथम परिस्थिति एवं भूमिका दोनों को एक साथ करके प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा है
संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ऑप्शन ए हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन बी है ई हॉवेल, ऑप्शन सी है ईवी टाइलर, ऑप्शन डी है इलियट एवं मैरिल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है यह कहा था। इसी में से एक रिलेटेड ऐसे प्रश्न आता है कि संस्कृति में से जो कुछ भी है उसे संस्कृति से अगर मानव निर्मित हिस्से को हटा दिया जाए, जो कुछ बचता है उसे संस्कृति कहते हैं। तो यह परिभाषा सोरोकिन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ होगा, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम। क्योंकि जो श्रम विभाजन है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अवधारणा के रूप में अगर किसी ने किया था तो वह थे एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। आधुनिक अर्थशास्त्र को जनक कहा जाता है। दुर्खिम ने उस शब्द का व्याख्या किया एवं सामाजिक रूप से श्रम विभाजन को बताया था। इतना ही नहीं, इन्होंने श्रम विभाजन को जब बताया तो कहा कि जनसंख्या घनत्व भी श्रम विभाजन का निर्धारण करती है। तो अवधारणा के रूप में एडम स्मिथ का एवं उसको विस्तारित करने का श्रेय या समाज में सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय दुर्खिम को जाता है। आगे है, यह मिलान का प्रश्न है। इसमें देखते हैं, जो मैक्स वेबर हैं उनको मिलेगा क्षेत्रीय समूह से, टेरिटोरियल समूह से, क्योंकि इसमें यह सही नहीं है। अगर हम देखें तो जो दुर्खिम है इन्होंने यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात कही थी। टॉनिक जो है गेमेनशाफ्ट एवं गेसलशाफ्ट की बात करते हैं। पुले जो है वह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नियंत्रण की बात करते हैं। तो मैक्स वेबर बचे, इनको टेरिटोरियल समूह के साथ हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय समूह है वह गिडेंस का दिया हुआ अवधारणा है। ए में तो हम देखते हैं कौन सा मिलान सही है। ए में तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि एक ही में दो मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अभी कल हम लोग इसमें दुर्खिम वेबर का हम पुस्तक देख चुके हैं, कूले और टानिच। आज हम लोग कुछ पुस्तकें और भी उसमें हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम लोग देख लेंगे। मैक्स वेबर का मैं बताया था कि परिस्थिति समूह आएगा, जो वह दिया है क्षेत्रीय समूह वह गिडेंस का होगा। क्षेत्रीय समूह गिडेंस का है, न कि वेबर का। अगला प्रश्न भी मिलान का ही है। प्रश्न है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, इसको हम लोग कूले के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो द्वितीयक समूह है उसको होमन्स एवं डेविस ने दिया था। लंबवत एवं क्षैतिज समूह, इसको मिलर ने बांटा था समूह को दो भागों में, लंबवत एवं क्षैतिज। अंतर समूह एवं बाह्य समूह, इसको बांटा था समनर ने, और द्विक समूह एवं त्रिक समूह को सिमेल ने बांटा था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4 मिलेगा। यह समूह का वर्गीकरण है इन्होंने दिया था, यह एक ही जगह बता दिया इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बॉम्बे विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन सी सही है, बॉम्बे विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया गया, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिडेंस की अध्यक्षता में एक अलग डिपार्टमेंट स्थापित किया गया एवं इसकी पढ़ाई नियमित रूप से शुरू कर दी गई। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वह उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समाजशास्त्र का पढ़ाया जाना अगर कहीं शुरू हुआ तो वह था लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ाया जाना शुरू किया गया था एवं 1922 में यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया जाना शुरू किया गया था। जो बॉम्बे विश्वविद्यालय है उसमें पैट्रिक गिडेंस की अध्यक्षता में एक अलग पृथक विज्ञान का
एक अलग पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन तो पैट्रिक गिडिंग्स को भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय समाजशास्त्र का जनक जीएस घुरिये को कहा जाता है, क्योंकि वह बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है डी एन मजूमदार, ऑप्शन बी है शरदचंद्र राय, ऑप्शन सी है बेरियर एल्विन, ऑप्शन डी है ए एन के बोस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन ने कहा था यह जो जनजातीय है एवं सभ्य समाज है, इसके लिए उन्होंने कहा था कि इनसे दूरी बना के रहनी चाहिए, क्योंकि उनको अकेले छोड़ दिया जाए। क्योंकि इन्होंने कहा था, बेरियर एल्विन ने कहा था कि हम लोग जब उनसे संबंध या मेल जोल जब करते हैं तो उनकी संस्कृति क्षीण हो रही है, इसलिए उनकी भाषा और संस्कृति को हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए पृथक्करण की जो नीति थी, जो जनजातियों को लेकर पृथक्करण का नीति था, यह बेरियर एल्विन का था। लेकिन इसके उलट जीएस घुरिये ने कहा कि जो जनजातीय हैं वह पिछड़े हिंदू हैं। घुरिये ने कहा कि जो जनजातीय हैं वह पिछड़े हिंदू हैं, तो उनको भारतीय हिंदू समाज में अपना आत्मसात कर लेना चाहिए। तो घुरिये का जो सिद्धांत था जनजातियों को लेकर, वह था आत्मसात का सिद्धांत, आत्मसात की नीति। और इसी के साथ इन दोनों लोगों में जनजातियों को लेकर डिबेट होते रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक संकुल, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक क्षेत्र और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व को ही संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है मिशेल फूको, ऑप्शन बी है जीन बॉडिलार्ड, ऑप्शन सी है गिडेंस, ऑप्शन डी है जैक देरिडा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जीन बॉडिलार्ड। बॉडिलार्ड ने ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक लिखी थी। इनसे संबंधित कुछ और संबंधित पुस्तकें हैं। इनमें पहला पुस्तक था कंज्यूमर सोसाइटी 1970 में इन्होंने लिखा था। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ यह लिखा था 1993 में। और चौथी इनकी पुस्तक थी सिमुलेक्रम एंड सिमुलेशन, 1981 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन पुस्तकों को आप लोग क्रमवाइज लिखकर और डेट्स के साथ याद कर लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी के रूप में अभी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है एस.एफ. नाइडल, ऑप्शन डी है लेवी स्ट्रॉस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मर्टन को मिडिल रेंज थ्योरी इन्होंने दिया था, मध्य सीमा सिद्धांत की अवधारणा इन्होंने ही दिया था। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले साक्षात्कार इंटरव्यू का भी इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद इन जो मर्टन है, इन्होंने प्रकार के सूत्र दिए थे, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, अकार्य प्रकार, दुष्प्रकार। इस तरह इन्होंने प्रकार का सूत्र भी दिया था एवं भूमिका एवं इन्होंने मर्टन से संबंधित कुछ और पुस्तकें हैं। जो पहली पुस्तक है इनकी कंटेम्प्ररी सोशल प्रॉब्लम, 1961 में यह निस्वेट के साथ मिलकर इन्होंने लिखी थी। अगली पुस्तक इनकी सोशोलॉजी ऑफ साइंस, यह 1973 में लिखी गई थी। और अगली पुस्तक है सोशोलॉजिकल एम्बिएशंस था, 1976 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसी के साथ अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है? ऑप्शन ए है लिखित अभिलेखों का अध्ययन, ऑप्शन बी है
आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन। ऑप्शन सी है समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। ऑप्शन डी है आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, यह गारफिंकल के लिए डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। गारफिंकल जो है उन्होंने स्टडीज एंड मैथमेटोलॉजी एक पुस्तक लिखी थी 1967 में, और यह अंतःक्रिया विज्ञान से संबंधित है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई एवं 1876 में अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, खासकर शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया गया था एवं वह सबसे पहले इकोनॉमिक्स के साथ ही पढ़ाया गया एवं इसकी शुरुआत करने का श्रेय इसका समनर को जाता है। इसलिए समनर को विश्व का पहला अकादमिक प्रोफेसर माना जाता है, अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अकादमिक प्रोफेसर सबसे पहले दुर्खिम थे, जिन्होंने फ्रांस के विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया था, क्योंकि दुर्खिम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में समाजशास्त्र से पीएचडी सबसे पहले प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, इतना ही नहीं, कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा विकास हुआ समाजशास्त्र का, नीचे होगा वैज्ञानिक विकास, तो नहीं, सबसे ज़्यादा विकास अमेरिका में ही हुआ था। जन्म इसका हुआ था फ्रांस में या यूं कहें कि यूरोप में, लेकिन इसका विकास अगर पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो अमेरिका में इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है लिंटन, ऑप्शन डी है जीएच मीड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्टन, क्योंकि इसमें लिंटन दिया है लेकिन लिंटन सही नहीं है, सही इसमें है मर्टन इसमें सही है। मर्टन ने नियंत्रण को दो रूपों में बांटा था, जो परिस्थिति थी उसे दो रूपों में बांटा था, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति। जो लिंटन थे, लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा, अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति। तो जब परिस्थिति की बात आएगी तो वह प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति, मर्टन ने दो प्रकार की परिस्थिति बताए थे। परिस्थिति पुंज की बात कही थी, परिस्थिति श्रृंखला की बात कही थी एवं परिस्थिति क्रमबद्धता की बात मर्टन ने ही की थी। भूमिका प्रतिमान की भी इन्होंने बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत है? ऑप्शन ए है समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, ऑप्शन बी है समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, ऑप्शन सी है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ, ऑप्शन डी है समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो पूछा है कौन गलत है, तो गलत है सी, विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ। यह गलत है, क्योंकि ब्रिस्टी ने कहा था समाजशास्त्र सामान्य अर्थ रखता है न कि विशिष्ट अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, समाज विज्ञान है, और यह समाज में हर सामान्यता को या हर सामान्य घटना का अध्ययन करने के लिए इस विज्ञान को लाया गया था। क्योंकि इस विशिष्ट विज्ञान बनाने में कुछ सामाजिक विचारकों का हाथ था, लेकिन ज़्यादातर जो वैज्ञानिक थे ज़्यादातर विद्वान थे, उन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखना उचित समझा। अगला प्रश्न है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए है टर्नर, ऑप्शन बी है एस एफ नाइडल, ऑप्शन सी है आर के मर्टन, ऑप्शन डी है लिंटन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लिंटन ने भूमिका संघर्ष की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है ससंख्या सेशन, ऑप्शन बी है मार्शल मैकलुहान, ऑप्शन सी है कैस्टेल, ऑप्शन डी है एंथनी गिडेंस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ससंख्या सेशन ने लंदन,
टोक्यो, न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई के संबंध पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ग्लोबल सिटी। यानी कि द ग्लोबल सिटी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं शशंकिया सेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। ऑप्शन बी है समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। ऑप्शन सी है समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। ऑप्शन डी है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। यह गलत है, क्योंकि समाजशास्त्र का जो प्रयोग होता है वह वैज्ञानिक विचार को शामिल करता है, न कि कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के बारे में, जो समाजशास्त्री होते हैं सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को भी अलग रखते हैं, और समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। वह ये नहीं देखते हैं कि आपकी इच्छित है कि नहीं, दोनों पे अध्ययन वो लोग करते हैं। ऑप्शन डी है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है, इसलिए तो वह वैज्ञानिकता उसे मिली हुई है और वह विज्ञान के रूप में स्थापित हो सका है। अगला प्रश्न है 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए है ई वर्जिल, ऑप्शन बी है ई बर्जेस, ऑप्शन सी है AW स्मॉल, ऑप्शन डी है जी समनर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, समनर के ही नेतृत्व में 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। मैं बोल दिया था शिकागो में EW स्मॉल द्वारा शुरू कराया गया था। EW स्मॉल द्वारा शुरू कराया गया था। अमेरिकी जो इसमें समनर हैं वह अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में, जब मतलब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और समनर ने फॉल्कवेज पुस्तक को लिखा था एवं उसी पुस्तक में उन्होंने संस्था शब्द का व्याख्या किया था, क्योंकि संस्था शब्द को सबसे पहले स्पेंसर ने दिया था। तो अगला प्रश्न है अंतर समूहों एवं बाह्य समूहों के अंतर किसने किया है। ऑप्शन ए है समनर, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है RM मैकाइबर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समनर जो है उन्होंने अंतर समूह एवं बाह्य समूह की बीच अंतर किया था एवं समूह 2 भागों में बांटा था, अंतर समूह एवं बाह्य समूह। इन्होंने हम की भावना के आधार पर समूह 2 भागों में बांटा था। तो अंतर समूह बाह्य समूह, अंतर समूह में वो आते हैं जैसे अपने ही समूह में क्षेत्र भाषा उच्च मानते हैं, जैसे गांव हो गया, जाति हो गई, धार्मिक संप्रदाय हो गया, परिवार हो गया, कबीला हो गया आदि। यह अंतर समूह है। बाह्य समूह का मतलब होता है शत्रु सेना, विभिन्न धार्मिक समूह हो गए, विदेशी समूह हो गया आदि, यह बाह्य समूह होते हैं। अगला प्रश्न है परिस्थिति कूलक, भूमिका कूलक तथा परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया था। मैं अभी ऊपर बताया था। ऑप्शन ए है H हाइमन, ऑप्शन बी है RK मर्टन, ऑप्शन सी है लिंटन, ऑप्शन डी है SF नाइडल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्टन ने परिस्थिति कूलक, भूमिका कूलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की या क्रमबद्धता की अवधारणा दिया था। एवं इनकी पुस्तक थी सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, अभी ऊपर आया ही था। तो देखिए मर्टन से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो मर्टन को बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर के लिए पढ़ना। तो अभी GIC और PGT में मर्टन हो गए, मैकाइबर पेज हो गए, और या मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, इन लोगों से कुछ प्रश्न भर के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है। ऑप्शन ए है प्रथाएं, ऑप्शन बी है वैचारिकी, ऑप्शन सी है रीति रिवाज, ऑप्शन डी है लोक रीतियाँ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रथाएं। जो प्रथाएं हैं उसको तोड़ने पर समाज कठिन से कठिन सजा देता है। जैसे प्रथाओं में हो गया जैसे कि मतलब आधुनिकता जब आई थी तो भारत में सती प्रथा जो थी वो उसका उस समय जो विरोध करता था उसे दंडित किया जाता था, या समाज द्वारा सामाजिक बहिष्कार का उसे बहिष्कार कर दिया जाता था। एवं उसके बाद बाल विवाह था, बाल विवाह भी एक प्रथा ही थी जो राजा राम मोहन राय के
राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में ख़त्म हो गया। उससे पहले भी बाल विवाह जो था उसके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिसका लोग भी समाज में विरोध नहीं करते थे। छोटे उम्र में ही लड़के और लड़कियों का विवाह हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि लड़कियां कम उम्र की होती थीं और बूढ़ों के साथ, उम्र दराज लोगों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था। सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में एक कानून बनाकर उसे हटा दिया गया एवं उसको 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में उनके प्रयासों से एक विधवा विवाह अधिनियम बना। उससे सती प्रथा पर पूर्ण रूप से लगभग रोक लग गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है थॉमस एम नेनेनकी, ऑप्शन बी है पार्क एम बर्गेस, ऑप्शन सी है लिपले एम स्पेंसर, ऑप्शन डी है ह्यूबायस एवं लेविस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, थॉमस एम नेनेनकी। पोलिश कृषकों का अध्ययन थॉमस एम नेनेनकी ने किया था। उनकी पुस्तक थी द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। यह दोनों जगहों पर इन्होंने अध्ययन करके तुलना किया था और आगे की इन्होंने अध्ययन भी किए थे। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? ऑप्शन ए है एल क्रोवर, ऑप्शन बी है आंद्रवित्तेई, ऑप्शन सी है टीसानिन, ऑप्शन डी है रेमंड फर्थ। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आंद्रवित्तेई ने कृषक समाज को अंश संस्कृति के साथ अंश समाज भी कहा था। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा था कृषक समाज पिछड़ा समाज है। आंद्रवित्तेई है वह भारतीय समाजशास्त्र में बहुत अध्ययन के लिए, अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। आंद्रवित्तेई वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल को भारत में भी अपनाया था, भारतीय समाज में अपनाया था, जिसमें उन्होंने कास्ट, क्लास एंड पावर नामक एक पुस्तक लिखी एवं इन्हीं तीनों के आधार पर भारत में सामाजिक स्थिरीकरण को इन्होंने देखा था। क्योंकि वेबर ने स्टेटस, पावर एंड क्लास को उन्होंने आधार बनाया था। तो इसी को देखते हुए आंद्रवित्तेई ने भारत में कास्ट, क्लास एंड पावर की अवधारणा के आधार पर भारतीय समाज में स्थिरीकरण का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविड मैंडलबाम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया था? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है श्रीपुरम, ऑप्शन सी है नीलगिरी और ऑप्शन डी है रामपुरा। तो इन्होंने ऑप्शन ए गोरखपुर में अध्ययन किया था। गोरखपुर एवं तमिलनाडु का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। मैंडलबाम जो थे वह तुलनात्मक अध्ययन गोरखपुर एवं तमिलनाडु का किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है दुर्खेम, ऑप्शन सी है स्ट्रॉस, ऑप्शन डी है मेलनोस्की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ब्राउन ने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र ही कहा था। जो ब्राउन है इन्होंने अंडमान का अध्ययन किया था, एवं उसी अध्ययन पर उन्होंने द अंडमान आइलैंडर्स की नामक पुस्तक भी लिखा था। इन्होंने चकोहा एवं अमोहा जनजाति का भी अध्ययन किया था जो अफ्रीका की जनजाति है। एवं जो ब्राउन है इन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में बहुत सी सारे अध्ययन करके उस पर बहुत सी ऐसे चीज़ों को बहुत से अध्ययन करके बहुत सी समस्याओं के बारे में सुलझाने का अध्ययन किया था। इन्होंने कहा कि समाज के अध्ययन में जो केंद्र में होना चाहिए वह समाज नहीं बल्कि व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो व्यक्ति को होना चाहिए केंद्र में। तो इन्होंने व्यक्ति को केंद्र मानकर समाज का अध्ययन किया था एवं समाज के बारे में जो भी विचार इन्होंने व्यक्त किए वह व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने निर्धनता की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है यस रैत्री, ऑप्शन बी है ई.बी. टाइलर, ऑप्शन सी है स्मिथ, ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति का अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक थी निर्धनता की जो संस्कृति था उसके लिए जिस पुस्तक में प्रयोग किया था लाबिडा में इन्होंने इसको लिखा था। अमेरिका के 5 परिवारों का अध्ययन नहीं किया था, मैक्सिको के 5 परिवारों का इन्होंने अध्ययन करके यह निर्धनता की संस्कृति का प्रयोग किया था। अभी यूपीएस सिस्टम प्रोफेसर जो अप्रैल 2025 में हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था कि मैक्सिको की कृषक संस्कृतियों एवं भारतीय कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन रेडफील्ड भी था और ऑप्शन ऑस्कर लेविस था। तो आयोग ने ऑप्शन जो ऑस्कर लेविस है उसको माना है। लेकिन अगर देखेंगे तो कृषि पे अध्ययन रेडफील्ड ने भी किया था।
कृषकों पर अध्ययन रेडफील्ड ने भी किया था, क्योंकि रेडफील्ड भारत में 2 बार आए थे। भारत में 2 बार आए थे, एक बार कलकत्ता में और एक बार दिल्ली में उनका आगमन हुआ था। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने अध्ययन किया कि नहीं, लेकिन आए जरूर थे भारत में, 2 बार वह भारत में आए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कैथलीन गप तंजौर, ऑप्शन बी है एफजीबी एलीवी सिपारा, यह उड़ीसा में है। ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे समीरपेट, ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास श्रीपुरम। यह गलत है। एम.एन. श्रीनिवास का अध्ययन रामपुरा में था और श्रीपुरम में आंध्रवेत्तई का अध्ययन था। बाकी सब सही है। कैथलीन गप तंजौर का अध्ययन किए थे, एफजीबी एलीवी सिपारा उड़ीसा में अध्ययन किए थे, एवं एस.सी. दुबे समीरपेट का अध्ययन किए थे, और श्रीनिवास रामपुरा का और श्रीपुरम जो है वह आंध्रवेत्तई ने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन ए है जन्म एवं विवाह, ऑप्शन बी है शारीरिक उत्सर्जन, ऑप्शन सी है मृत्यु, ऑप्शन डी है जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। इसकी अवधारणा, अनुष्ठान प्रदूषण की अवधारणा अगर किसी ने दिया था तो वह थे एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने इस तरह की अवधारणा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अगस्ताम मॉन्टपेलियर, सही है। दूसरा है दुर्खिम एपिनल, ये भी सही है, फ्रांस में हुआ था। वेबर का इरफर्स्ट में हुआ था जो जर्मनी का है, और मार्क्स का सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था वह राइन प्रांत के ट्रियर में हुआ था। 5 मई 1818 को, एवं इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। यह इंग्लैंड में अपनी जो जीवन के अंतिम दिनों को वहीं पे इन्होंने गुजार दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। अभी मैं बताया था। ऑप्शन ए है शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, ऑप्शन बी है लंबी स्नान प्रक्रिया एवं दीक्षा अनुष्ठान, ऑप्शन सी है एकांत एवं पृथककरण, ऑप्शन डी है औपचारिक पूजा एवं पृथककरण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लंबी स्नान प्रक्रिया एवं दीक्षा अनुष्ठान। यह भी इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई जगह औपचारिक पूजा एकांत एवं पृथककरण को माना हुआ है। तो एकांत हम इसको रखते हैं और हम कमेंट के माध्यम से इसमें सही आंसर आपको पिन कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया था? ऑप्शन ए है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी है राधाकांत मुखर्जी, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया था। भारतीय अध्ययन पद्धति को अपनाया था, अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया था। जो एस.सी. दुबे हैं, इन्होंने रेडफील्ड का आलोचना किया था, रेडफील्ड की आलोचना की थी, एवं इसी के साथ इन्होंने चार्ल्स मेटकाफ की भी भारत में आलोचना की थी। क्योंकि जो रेडफील्ड है उनकी आलोचना इसलिए की क्योंकि रेडफील्ड ने कहा था कि 2 परंपराओं से किसी भी समाज का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन एस.सी. दुबे ने कहा लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा। लेकिन एस.सी. दुबे ने कहा था कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए कम से कम बहुपरंपरा सूत्र का इन्होंने प्रतिपादन किया एवं 6 परंपराओं का उल्लेख किया। क्योंकि भारत जैसे समाज को, दुबे ने कहा था कि भारत जैसे विविधता वाले समाज का अध्ययन करने के लिए 2 परंपराओं से काम नहीं चलेगा, और इसके लिए इन्होंने 6 परंपराओं का उल्लेख किया था। और चार्ल्स मेटकाफ का इसलिए इन्होंने विरोध किया था क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि भारतीय गांव एक गणराज्य हैं, मतलब स्वनिर्भर हैं। तो दुबे ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारतीय गांव है उसके ऐसा तो है नहीं कि एक जाति एक ही गाँव में रहती है, एक जाति अनेक गाँव में भी रहती है, अनेक गाँव अनेक जाति होती है, अनेक गाँव एक जाति होती है। तो इस तरह से दुबे ने उनका भी विरोध करते हुए कहा कि भारतीय समाज, जो भारतीय गांव है, वह आत्मनिर्भर नहीं है, तो उन्हें गणतंत्र नहीं कहा जा सकता या गणराज्य नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें बृहद परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए। यह लघु परंपरा को बता रहा है, स्थानीयकरण की प्रक्रिया को बता रहा है। ऑप्शन बी है लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं का उजागर करता है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सही है, लेकिन जो पूछ रहा है वह होगा सार्वभौमिकरण नियमों को मानता है, सार्वभौमिक नियमों को मानता है। ऑप्शन डी है लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए, इसे सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। भारत में इसका अध्ययन मैकीमेरियट ने किया था, और मैकीमेरियट रेडफील्ड से ही प्रभावित होकर भारत में इनका अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
धर्म के अध्ययन में पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है बोगार्डस, ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी है दुर्खिम, ऑप्शन डी है बर्गेस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि जो चीज़ धर्म जिसमें पवित्रता का गुण पाया जाता है उसे हम लोग पूजना शुरू कर देते हैं एवं धर्म का उसमें हम वास मान लेते हैं, या देवताओं को हम लोग उसमें वास मान लेते हैं। इन्होंने धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद को माना। टोटमवाद के अध्ययन के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। एवं एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इन्होंने धर्म पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी थी। और आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, इनमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्थितिगत परिवर्तन, ऑप्शन बी है समूह प्रक्रिया, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, व्यक्तिगत प्रक्रिया। जो संस्कृतिकरण है वह व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, वह समूहगत प्रक्रिया है। और स्थिति परिवर्तन ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन होता है। और संस्कृतिकरण की सबसे पहली अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया था। भारतीय समाज के अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने इसका प्रयोग किया था। एवं संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया थी वह उन्होंने मर्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत से प्रेरित होकर इस तरह की अवधारणा को भारत में दिया था। एवं कहा था कि भारतीय जाति में भी परिवर्तन संभव है, पदनाम में भी परिवर्तन संभव है। और इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। एवं आपसे यह निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जो भी गलतियां हुई हों उसको हमको बताएं। नमस्कार।